खिलाफत और असहयोग आंदोलन की जुगलबंदी के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। बचपन से हमको स्कूल की किताबों में ये पढ़ाया गया कि खिलाफत आंदोलन देश की आज़ादी का आंदोलन था और आज भी यही पढ़ाया जा रहा है। सबूत के तौर पर आप स्क्रीन पर 12वीं क्लास में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब का पेज नंबर 350 देख सकते हैं। NCERT की इस किताब में लिखा हुआ है कि गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की मांग को साथ साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख समुदाय हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर विदेशी शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों से एक ऐसा जबरदस्त लोकप्रिय उभार पैदा हुआ था जो गुलाम भारत में अभूतपूर्व था। दरअसल ये अधूरा सच है। इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो इसे आप पूरा झूठ भी कह सकते हैं, क्योंकि 12वीं क्लास की इस किताब में यह तो लिख दिया गया कि कैसे खिलाफत और असहयोग आंदोलन सफल रहा था, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इसका अंजाम क्या हुआ था। हमें कभी यह नहीं बताया जाता कि इसी खिलाफत आंदोलन की वजह से पूरे देश में हिंदू विरोधी दंगे हुए और देश दो टुकड़ों में बंट गया। बच्चों के दिमाग में यह बचपन से भर दिया जाता है कि खिलाफत आंदोलन आज़ादी का आंदोलन था, लेकिन इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। आज भी ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि खिलाफत शब्द का मतलब खिलाफ यानी विरोध से है और यह आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी विरोध में था, लेकिन यह असली सच नहीं है। आखिर खिलाफत आंदोलन था क्या, ये कितना खतरनाक था और आज भी कैसे इस देश में फिर से खिलाफत आंदोलन को जिंदा करने की कोशिश हो रही है, यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 1919 में इस देश में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये टर्की में खलीफा के पद की फिर से स्थापना के लिए था। टर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य का खलीफा पूरे मुसलमानों का नेता होता था। तब के ऑटोमन सल्तनत में आज के कई देश आते थे। मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थल मक्का, मदीना और जेरूशलम पर भी ऑटोमन सल्तनत का प्रभाव था। लेकिन पहले विश्व युद्ध की हार के बाद ब्रिटेन और सहयोगी देशों ने ऑटोमन सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका खलीफा कहने भर का खलीफा रह गया। भारत के मुसलमानों को इससे धक्का पहुंचा, लेकिन पहले विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य ने जो घिनौने पाप किए थे उसका यही अंजाम होना था। भारत में हिटलर के अत्याचारों के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा और उसकी सेना ने पहले विश्व युद्ध के दौरान करीब 15 लाख अर्मेनियन लोगों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो लोग गैर मुस्लिम यानी ईसाई थे। खलीफा के सैनिकों ने लाखों अर्मेनियन लोगों को मेसोपोटामिया के रेगिस्तान में छोड़ दिया, जहां उन्हें भूखा प्यासा तब तक चलने को कहा गया जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल गए। इसके बावजूद भी अगर कोई बच जाता तो उसे गोली मार दी जाती। बाद में जांच में यह सामने आया कि ऑटोमन साम्राज्य ने दुनिया की 70% अर्मेनियन आबादी को महज 7 साल में खत्म कर दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद जब ऑटोमन सल्तनत घुटनों पर आ गई तो ब्रिटेन ने खलीफा को सबक सिखाना शुरू किया। सोचिए, ऐसे पाशवी को बर्बर अत्याचार करने वाली सल्तनत के समर्थन में पूरी दुनिया में अगर सबसे ऊंची आवाज किसी ने उठाई तो वो थे भारतीय मुसलमान। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की तर्ज पर भारत के मुसलमानों ने टर्की में फिर से खिलाफत की स्थापना की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत में मुसलमानों ने खिलाफत कमेटियां बनाई और आंदोलन शुरू कर दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो मुसलमान सर सैयद के नेतृत्व में तब तक ब्रिटिश सरकार के साथ खड़े थे, वो अब टर्की के खलीफा के लिए अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। इस पूरी उठापटक का नेतृत्व कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। इन्हें अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये वही मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं जिनके नाम पर आजम खान ने रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाई है। खैर, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने भारत की अंग्रेज सरकार के सामने 3 मांगे रखी। पहली मांग ये थी कि मुसलमानों के पवित्र स्थानों जैसे मक्का, मदीना, जेरूशलम पर टर्की के सुल्तान यानी खलीफा का नियंत्रण रहे। दूसरी मांग ये थी कि खलीफा के अधीन इतना भूभाग रहे कि वह पूरी दुनिया में इस्लाम की रक्षा कर सके। और तीसरी मांग ये थी कि अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन में मुसलमानों की आज़ाद हुकूमत बनी रहे। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत के समर्थन में मुस्लिम मुल्कों का दौरा किया। टर्की में कमाल अतातुर्क पाशा ने उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया। वहीं सऊदी अरब के सुल्तान शाह अब्दुल अजीज इब्ने सऊद और ईरान के राजा शाह पहलवी ने भी अलू बंधुओं को दुत्कार के रवाना कर दिया। इन हालात में मौलाना मोहम्मद अली ने एक नया तरीका निकाला। चूंकि भारत पर मुसलमानों के दुश्मन
ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, इसलिए उन्होंने अपने मजहबी गुरु मौलाना मोहम्मद बारी से एक फतवा निकलवाया, जिसके मुताबिक अब भारत दारुल हरब बन चुका था, यानी ऐसा देश जहां मुसलमानों का शासन या उनकी मर्जी नहीं चलती है। इसलिए मुसलमानों को यहां एक भी दिन नहीं टिकना चाहिए और अफगानिस्तान, जो कि दारुल इस्लाम मुल्क है, वहां हिजरत कर देना चाहिए। यानी सीधे सपाट शब्दों में कहा जाए तो फतवे का मतलब यह था कि भारत के मुसलमान अफगानिस्तान चले जाएं और वहां से भारत पर इस्लामिक शासन लागू करने के लिए प्रयास करें। लिबरल और सेकुलर गैंग मुझे सांप्रदायिक साबित करके मेरी बात को झूठा कहे, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सारे तथ्य पर महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने भी पूरी गंभीरता से प्रकाश डाला है। उन्होंने अपनी मशहूर किताब मुस्लिम मन का आईना, जिस वक्त मेरे हाथ में है, उसके पेज नंबर 110 और 114 पर लिखा है कि मोहम्मद अली ने कहा था कि अगर टर्की के साथ ब्रिटेन ने सही बर्ताव नहीं किया तो हिंदुस्तानी मुसलमान अंग्रेज सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ने या इस नापाक हो गए हिंदुस्तान से हिजरत करने के बीच किसी एक का चुनाव करेंगे। मुसलमानों की पवित्रता पर हमला करने वाली ब्रिटिश ताकत के राज करने की वजह से हिंदुस्तान मुसलमानों के रहने लायक नहीं रह गया है। राजमोहन गांधी आगे लिखते हैं कि 1920 के मध्य में हजारों मुसलमान अपनी ज़मीन और जानवर बेचकर अफगानिस्तान चले गए। इन मुसलमानों का मानना था कि अंग्रेज़ों के झंडे वाले गुलाम भारत में रहना इस्लाम विरोधी है। उन्होंने सुना था कि अफगानिस्तान का सुल्तान अमानुल्लाह खान उनकी देखभाल करना चाहता है, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ हफ्तों बाद अफगानिस्तान के सुल्तान ने अपने देश के दरवाजे बंद कर लिए। अपमानित और निराश होकर ये मुसलमान भारत लौटे और कुछ अफगानिस्तान में ही मर गए। तो सुना आपने, राजमोहन गांधी के मुताबिक टर्की के सुल्तान के लिए भारतीय मुसलमान इतने परेशान हो गए कि वो अफगानिस्तान चले गए। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी घनघोर सेकुलर माने जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको उनकी बातों पर यकीन ना हो रहा हो तो अब मैं ऐसे शख्स का हवाला दूंगा जिनकी धर्मनिरपेक्षता और मुसलमानों के प्रति उनके प्रेम पर कोई सेकुलर सवाल नहीं उठा सकता। उस शख्स का नाम है जवाहरलाल नेहरू और ये मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी संस्करण हिंदुस्तान की कहानी, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इस किताब के पेज नंबर 401 पर नेहरू लिखते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में टर्की के लिए एक हैरत अंगेज लहर उठी। वैसे तो हमदर्दी सभी को थी, लेकिन मुसलमानों में ये बहुत ज़्यादा थी और ऐसा लगता था कि मानो ये उनके खुद का मामला है। उन्हें आखिरी मुस्लिम ताकत के खात्मे का अंदेशा हो रहा था। विश्वास का सबसे बड़ा लंगर बर्बाद हो रहा था। डॉक्टर M.A. अंसारी टर्की के लिए एक ज़बरदस्त मेडिकल मिशन ले गए, जिसके लिए गरीब मुसलमानों ने भी चंदा दिया। खुद भारतीय मुसलमानों की भलाई के लिए इतनी जल्दी चंदा कभी जमा नहीं हुआ था जितना टर्की के लिए हुआ। जंग के दौरान भारतीय मुसलमानों ने बेबसी महसूस की कि वो टर्की के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब जंग खत्म हुई तो उनके दबे हुए जज्बे खिलाफत आंदोलन के रूप में फूट पड़े। तो सुना आपने, मुसलमानों के सबसे बड़े लंबरदार चाचा नेहरू तक को लग रहा था कि टर्की के खलीफा के लिए भारत के मुसलमान ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। खिलाफत आंदोलन का विरोध करने वालों में एक महान शख्स और था, जिसके सेकुलर होने पर आज की तारीख में कोई मुसलमान भी सवाल नहीं उठा सकता। हाल ही में CA के विरोध में हुए आंदोलन को कुछ मुसलमानों ने खिलाफत 2.0 कहा था और इसी आंदोलन में उनके हाथों में तस्वीर थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की। अब अम्बेडकर ने खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। मेरे हाथ में इस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन है। इसके पेज नंबर 153 पर वो लिखते हैं कि खिलाफत आंदोलन के 2 मकसद थे, टर्की के खलीफा के शासन को जारी रखना और ऑटोमन साम्राज्य की अखंडता को बरकरार रखना। इन दोनों ही उद्देश्यों का समर्थन नहीं किया जा सकता। कहने को खिलाफत आंदोलन टर्की के समर्थन में चलाया जा रहा था, लेकिन हकीकत में खुद टर्की के लोग खलीफा को नहीं चाहते थे। वो अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। ये बहुत अन्यायपूर्ण था कि टर्की को राजतंत्र यानी खलीफा का शासन बनाए रखने के लिए मजबूर किया जाए। वहीं ऑटोमन साम्राज्य की अखंडता पर जोर देना भी गलत था, क्योंकि इससे कई देशों के लोग तुर्की शासन और अरबों के अधीन रहते। जैसा कि आपने CA के खिलाफ आंदोलन में देखा होगा कि खुद को लिबरल और सेकुलर कहे जाने वाले लोग शाहीन बाग गैंग में शामिल हो गए थे, जबकि वो ये जानते थे कि यह आंदोलन विशुद्ध तौर पर इस्लामिक आंदोलन था और इसके बाकी धर्मों से इसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक उसी तरह से उस दौर में महात्मा गांधी भी ये जानते थे कि खिलाफत आंदोलन
मुसलमानों का आंदोलन है, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसी बहाने अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। लिहाजा गांधी ने खिलाफत को मुसलमानों की गाय कहकर हिंदुओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू गाय पूजते हैं, उसी तरह मुसलमान अपने खलीफा को पूजते हैं। गांधी ने कांग्रेसी नेताओं को मनाने के लिए बहुत पहले से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। उन्होंने 2 जून 1920 को यंग इंडिया में लिखा था कि मेरे विचार से टर्की का दावा न केवल नैतिक एवं न्यायपूर्ण है, बल्कि पूर्णतः न्यायोचित है, क्योंकि टर्की वही चाहता है जो उसका अपना है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर मेरी हिंदुस्तान के मुसलमानों में रुचि ना होती तो मैं टर्की के मामले में भी रुचि नहीं लेता। एक न्यायपूर्ण कार्य करने के लिए हिंदुओं को अपने मुस्लिम भाइयों के लिए अधिकतम कष्ट उठाना चाहिए। गांधी की जिद के आगे कांग्रेस झुक गई और सितंबर 1920 में खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। ज्यादातर वामपंथी इतिहासकारों ने आने वाली पीढ़ियों का ब्रेन वॉश करने के मकसद से असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से दूर रखने का प्रयास किया है और यही हमें पढ़ाया गया है। लेकिन इस षड्यंत्र को डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 के दशक में ही पहचान लिया था। उन्होंने अपनी इस किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन के पेज नंबर 155 पर लिखा है कि सच्चाई यह है कि असहयोग आंदोलन का आगाज खिलाफत आंदोलन से हुआ, ना कि स्वराज के लिए किसी कांग्रेसी आंदोलन से। खिलाफतवादियों ने टर्की की मदद के लिए अपना आंदोलन शुरू किया और कांग्रेस ने उसे खिलाफतवादियों की सहायता के लिए अपनाया। असहयोग आंदोलन का मूल उद्देश्य स्वराज नहीं बल्कि खिलाफत था। इस आंदोलन में स्वराज्य को इसलिए जोड़ दिया गया कि इसमें हिंदू भी हिस्सा ले सकें। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी इस किताब में तारीखों और तथ्यों के साथ कई सबूत पेश किए हैं जिनसे साबित होता है कि असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन का ही हिस्सा था और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का तुष्टीकरण करना था। वैसे तो वामपंथी और मुस्लिम इतिहासकार बाबा साहब अंबेडकर पर बहुत कुछ लिख चुके हैं, लेकिन वो ऐसे मसलों पर उनकी राय को बेहद चालाकी से गायब कर देते हैं। दरअसल ये लोग बेहद सिलेक्टिव तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आपके सामने पेश करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि महान लेखक और विचारक सर वी.एस. नायपॉल ने सही कहा था कि इतिहास जैसी जरूरी चीज को इतिहासकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खिलाफत आंदोलन के 100 साल पूरे होने पर कैपिटल टीवी की इस स्पेशल सीरीज में अभी कई और राज खुलने वाले हैं। अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गांधी और मोहम्मद अली की खिलाफत की खिचड़ी में हजारों हिंदुओं के लिए मौत का जहर तैयार हो गया। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खिलाफत आंदोलन की आड़ में कुछ मुसलमानों ने उस दौर में मुस्लिम देशों को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया और अगर ऐसा हो जाता तो शायद आज भारत एक इस्लामिक देश होता। मैं जाते जाते आपसे कहना चाहता हूं कि खिलाफत आंदोलन को समझिए, क्योंकि पूरे 100 साल बाद भी इसका डीएनए आज तक जिंदा है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।